नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। तो सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। पीएम मोदी के पैर छूते प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जो आपने अभी देखी नहीं, ये वाली तो आपने देख ली, इस पे बहुत चर्चा भी है, लेकिन वो तस्वीर जो आपने नहीं देखी है आज आपको वो भी दिखाऊंगा। एक छोटे से देश के पीछे मोदी की इतनी मेहनत की सीक्रेट स्टोरी आपको बताऊंगा। बाइडेन मोदी के फैन है तो चीन का क्यों उड़ गया चैन है, आज इसकी भी बात होगी। नई संसद की खुदाई में हैरान करने वाला सामान निकल आया है, वो क्या है आज आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति के कांग्रेसी अपमान का इतिहास बताने वाला चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा फ्री का वो सामान जो आपको लाखों के कर्ज में डुबो देगा, आज उसकी भी बात होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वो सीक्रेट प्लान जो मोदी को हरा सकता है क्या, आज उस पर भी बात करूंगा। इसके अलावा 2000 के नोट पर भी बात होगी। 2000 का नोट बैन हुआ तो सोना क्यों महंगा हो गया, यह भी आपको बताऊंगा। 2000 के नोट से पीछा छुड़ाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। आज नीतीश दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। मुलाकात के बाद कांग्रेस और जेडीयू नेताओं ने कहा कि जल्द ही विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक होगी, जिसकी तारीख और जगह का ऐलान 1 से 2 दिन में हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की मुश्किलें बढ़ गई। गुजरात के एक एनजीओ की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी कर दिया है। मानहानि की इस याचिका में बीबीसी पर 10,000 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग की गई है। आरोप है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भारत, न्यायपालिका और पीएम मोदी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस विवाद के बाद गेरुआ वस्त्र वाले जिस साधु संत ने उन्हें गाली दी वो सब आतंकवादी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कड़ा एतराज जताया है। मौलाना अरशद मदनी के बजरंग दल पर बैन लगाने वाले बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार किया। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि बजरंग दल पर कीचड़ उछालते उछालते मदनी खुद गहरे दलदल में फंस गए। 29 साल पुराने संगठन पर 70 साल पहले बैन लगाने की बातें कर रहे हैं। पहलवान और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच घमासान तेज हो गया है। बृजभूषण के नार्को टेस्ट चैलेंज को बजरंग पुनिया ने स्वीकार कर लिया है। एक दिन पहले बृजभूषण ने फेसबुक पोस्ट लिखकर पहलवानों को नार्को टेस्ट की चुनौती दी थी, जिस पर पुनिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लाई डिटेक्टर टेस्ट हो और उसका लाइव प्रसारण किया जाए। यौन शोषण के आरोपों में बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान 30 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। यूपी के बलिया में यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त नाव पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे जो मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। मौके पर अभी स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू में जुटी है। ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी के पैर छूते प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जो आपने अभी तक नहीं देखी। एक छोटे से देश के पीछे मोदी की इतनी मेहनत की सीक्रेट स्टोरी क्या है। बाइडेन मोदी के फैन है तो चीन का चैन क्यों उड़ रहा है, आज इन सारी बातों के बारे में आपको बताऊंगा इस पहले चैप्टर में। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ एजेंडाधारियों और कुछ विपक्षी दलों की जो नफरत है, उसका लेवल जो है वो देश गाहे बगाहे देखता रहता है। यहां कोई उनको हिटलर बता देता है, कोई चौथी पास राजा बता देता है। अच्छा, दोनों बातें विरोधाभासी भी हैं। अगर मोदी हिटलर हैं तो आप उनको चौथी पास राजा बता पाते क्या? लेकिन जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है, बोलने में क्या। लेकिन इस देश का विपक्ष जिन नरेंद्र मोदी को सिरे से खारिज कर देता है और करता ही आ रहा है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है बॉस, वो मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं, आज आपको ये देखना चाहिए। और इसके लिए उनके विदेशी दौरों का जिक्र भी जरूरी है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर क्या क्या नहीं कहा गया,
कभी इन दौरों का खर्च गिनवाया गया, कभी ये कहा गया कि मोदी तो विदेशी दौरों में ही रहते हैं, कभी कह दिया कि मोदी को विदेशी नीति की समझ ही नहीं है, कभी ये कहा गया कि मोदी की विदेश नीति फेल है। यानी विदेश नीति पर विपक्ष पीएम मोदी को जितना कोस सकता था उतना उसने कोस लिया, पानी पी पी के कोस लिया। गिलास खाली हुआ, फिर पानी भरा, फिर पिया, फिर कोसा। लेकिन आप देखिए कि पिछले 4 दिन से पीएम मोदी के विदेशी दौरों से भारत के लिए दुनिया में क्या माहौल है, भारत के लिए कितना सम्मान दिख रहा है, दुनिया की नजर में भारत की कितनी अहमियत है। आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर जापान में G7 मीटिंग की है, जिसमें विश्व के बड़े नेता मौजूद हैं। इस मीटिंग में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे तो वो सीधे पीएम मोदी के पास चले गए मिलने के लिए, उन्हें गले लगा लिया। फिर दोनों नेताओं ने कुछ देर बातचीत की। देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, उधर से जो बाइडेन आए, सीधा जैसे एकदम दोस्त नहीं होता है कि अरे यार तुम मिल गए, तुम आए हुए हो, वैसे टाइप का। दूसरी तस्वीर तब की है जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। वहां तो गजब ही हो गया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे और जैसे ही पीएम मोदी विमान से उतरे तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छू लिए। आज तक मैंने जीवन में किसी प्रधानमंत्री को दूसरे प्रधानमंत्री के पैर छूते नहीं देखा। अच्छा, एक और तस्वीर है इसकी जो आपने नहीं देखी, आज वो दिखाऊंगा भी। तीसरी तस्वीर, पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात की। युद्ध के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने बिना हिचक कह दिया कि यह मानवता का मुद्दा है, जो कुछ भी भारत कर सकता है वो करेगा। युद्ध के दौरान मानवीय मदद के लिए जेलेंस्की ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। चौथी तस्वीर पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की है, जहां सिडनी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। काफी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम से मिलने के लिए आए थे। ऑस्ट्रेलिया में कल पीएम मोदी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, वो सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करने वाले। लेकिन पिछले 4 दिन में जो सबसे गजब की तस्वीर दिखी वो तस्वीर थी पापुआ न्यू गिनी से आई, और जिस तस्वीर की हर जगह चर्चा है, क्योंकि डिप्लोमेसी में ऐसी तस्वीर बेहद कम ही देखने को मिलती है जब एक देश का प्रधानमंत्री सम्मान के तौर पर दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पांव छू ले। ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री है एक देश के ये भाई साहब, और ये नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। जैसे ही पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के पीएम जेम्स मारापे ने पीएम मोदी के पैर छू लिए। खुद पीएम मोदी हैरान रह गए, अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि आज तक ऐसा तो हुआ नहीं। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कोई पैर छू देगा प्रधानमंत्री आकर। अच्छा, उनको तो प्रधानमंत्री को तो वैसे भी किसी से पैर छुआना पसंद नहीं। आपको याद होगा कई जगह नेता आते हैं तो अपना नंबर बनाने के लिए पैर छूने लगते हैं, तो मोदी जी रोक देते हैं कि पैर मत छू। पैर क्या छू रहे, वहां प्रधानमंत्री ही पैर छू रहा है। जैसे ही पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोका, उनकी पीठ थपथपाई और फिर गले लगा लिया। अक्सर हम उन्हीं लोगों के पैर छूते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं या जिनके लिए बहुत सम्मान होता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, और जब कोई विदेशी व्यक्ति ऐसा करता है तो भारतीय संस्कृति का भी मान बढ़ता है, भारत के प्रति उनका सम्मान दिखता है। यह जाहिर सी बात है कि अगर किसी दूसरे देश में भारत के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान मिल रहा है, कोई विदेशी प्रधानमंत्री आउट ऑफ रिस्पेक्ट भारत के पीएम के पैर छू ले रहा है, तो किसी भी भारतीय के लिए यह गर्व की बात होगी। अरे बॉस, देख रहे हो, अपने यहां के पीएम का पैर छू, यह फील आएगा अंदर से। लेकिन बॉस, कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है, वो इस तस्वीर का भी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन यह सब मोदी विरोध में हो रहा है, क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी की जगह पर भारत को देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि भारत का सम्मान हो रहा है। अगर आप भारत को नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखेंगे तो आप मोदी विरोध में देश के सम्मान को भी अनदेखा कर देंगे, जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत कम होता है कि जब कोई प्रधानमंत्री खुद किसी और देश के नेता के स्वागत के लिए सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाए। सामान्यतः पापुआ न्यू गिनी में सनसेट के बाद, यानी अंधेरा हो गया, उसके बाद किसी को सेरेमोनियल वेलकम नहीं मिलता है। लेकिन पीएम मोदी के सम्मान में इस नियम को पापुआ न्यू गिनी में बदला गया और पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर रात में दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी तो बहुत छोटा देश है, वहां के पीएम पैर में गिर भी गए तो क्या हो गया। अरे भाई, छोटा देश है, बड़ा देश है, आज तक किसी को देखे थे पैर में गिरते हुए? कभी हुआ था ये पहले? क्योंकि समझने वाली बात यह है कि डिप्लोमेसी में कोई देश छोटा बड़ा नहीं होता, हर देश की अपनी अहमियत होती है। खुद पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में कहा कि पापुआ न्यू गिनी उनके लिए कोई छोटा देश नहीं है, बल्कि बड़े महासागर वाला देश है। सुनिए पीएम को एक बार। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में
अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है, लेकिन उसको यह एहसास नहीं करा रहे कि भाई तुम छोटे देश हो। वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि आप कोई छोटे देश नहीं है। वो बता रहे हैं कि आपकी अहमियत है, और ये अहमियत समझकर उन्होंने जो किया था उसी का परिणाम है कि वो पैर छू रहे हैं। क्यों पैर छू रहे हैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर यह दिखता है कि ये नरेंद्र मोदी के पैर छुए जा रहे हैं। बॉस, ये नरेंद्र मोदी के पैर नहीं छुए जा रहे। इस तस्वीर में इमेजिन कीजिए कि ये भारत है। भारत का मैप देखिए, भारत माता को देखिए और सोचिए कोई पैर छू रहा है। ये भारत के पैर छूने जैसा है। लेकिन कुछ लोग नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर इस चीज से उबर ही नहीं पाते। पापुआ न्यू गिनी छोटा देश जरूर है, लेकिन उस प्रशांत महासागर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश भी है जहां भारत के रणनीतिक हित। आपको मैं ये देश मैप पर दिखाता हूं और इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना था। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा पैसिफिक देश है। जरा इस मैप को यहां डालिए, इस पर यहां डालिए। अगर आप देखेंगे जिस पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए, यहां देखिए, यहां इंडिया मौजूद है। जरा दिखाइए इसको। यहां इंडिया है, यहां चाइना है, यहां ऑस्ट्रेलिया है, और अगर इस हिस्से को आप देख रहे हैं, यहां पर अगर मैप के लिहाज से देखिएगा तो एक बड़ा छोटा सा देश जो है वो पापुआ न्यू गिनी दिखता है। लेकिन इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखिएगा तो जिस समुद्री इलाके में यह है, जहां चीन है, जहां इसकी लोकेशन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी आबादी करीब 90 लाख है, और पापुआ न्यू गिनी जहां स्थित है वो वही इलाका है जहां समुद्र में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसके काउंटर में लगे। चीन पापुआ न्यू गिनी में बड़ा निवेश कर चुका है, जिस वजह से चीन ने यहां अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने भी आज ही पापुआ न्यू गिनी के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के पीएम के पैर सिर्फ इसलिए नहीं छूता बॉस कि वो छोटा सा देश है और सामने वाला बड़ा और ताकतवर देश है तो चलो उसके पैर छू लेते हैं। अरे ऐसे बहुत छोटे देश घूम रहे हैं भाई, कोई किसी के पैर नहीं छूता। अमेरिका के राष्ट्रपति के पैर भी नहीं छूते, चीन के राष्ट्रपति के पैर भी नहीं छूते। वो पैर इसलिए छू रहे हैं क्योंकि वो उस मदद के प्रति सम्मान दिखाना चाहते हैं जो मदद उसे मुसीबत के वक्त भारत ने दी। और जब भारत ये मदद दे रहा था तो हमारे यहां लोग तमाशा कर रहे थे कि अरे मोदी जी ने हमारी वैक्सीन बाहर भेज दी। आप देखिए, एक छोटा सा देश जो बर्बाद हो जाता अगर भारत ने यह मदद नहीं की होती, आज वो पैर छू रहा है। और दुनिया देख रही है बॉस, दुनिया देख रही है कि भारत का कद क्या हो गया। एक देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। बाइडेन और दूसरे तमाम बड़े नेता सोचते होंगे हम हमारे तो पैर नहीं छुए इसने। आप कोविड का संकट याद कर लीजिए। पापुआ न्यू गिनी को सबसे पहले भारत ने वैक्सीन भेजकर मदद की थी। 7 अप्रैल 2021 उस दिन जो हुआ था, आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं 7 अप्रैल 2021, जब दुनिया संकट से जूझ रहा था, कोरोना की जो वैक्सीन थी वो भारत ने भेजी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और पापुआ न्यू गिनी में भी भेजी। और वहां कितनी भेजी? 1,32,000 डोज भेजी।
बॉस, आप सोच सकते हैं कि 1,32,000 डोज भेज रहे हैं, 90 लाख की आबादी है। उस देश से पूछिए जिसको लोग कोरोना के संकट काल के दौरान भूल चुके थे, किसी को ध्यान नहीं था कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, सब खुद को बचाने में लगे हुए थे। तब एक देश था भारत, जिसने कहा कि हम आएंगे तुमको बचाने, रुको, अपनों को भी बचाएंगे और तुमको भी बचाएंगे, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। और वो जो भारत ने किया, उसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी के पैर छुए जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल के पैर नहीं छुए जा रहे, वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां कुछ देश लोगों को देश में समझ में नहीं आता, वो हर चीज में सुलग जाते हैं, मोदी जी के पैर छू लिया। अरे भारत ने जब पापुआ न्यू गिनी जैसे कई देशों को वैक्सीन भेजकर ऐसे ही मदद की थी, तो आपको याद होगा उस वक्त आरोप क्या लगाया जा रहा था कि मोदी जी ने आपके बच्चों की वैक्सीन विदेश भेजी। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का यह हाल है कि दुनिया में पापुआ न्यू गिनी जैसे ऐसे कई छोटे देश हैं जिनकी कोई आवाज नहीं बनता, जिन देशों को बड़े बड़े देश सिर्फ इस्तेमाल करके भूल जाते हैं। ये वो देश हैं जिनके साथ कोई बड़ा देश खड़ा नहीं होता, जबकि यूक्रेन युद्ध जैसे कॉन्फ्लिक्ट से यही गरीब देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। भारत ने मुश्किल वक्त में ऐसे ही देशों की मदद की। यही वजह है कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और यह कहा कि वो ऐसे देशों की आवाज बने। जेम्स मरापे ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना नेता बता दिया, सुनिए एक बार। We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of small emerging nations and emerging economies. But more importantly, the issues that are facing the Pacific Island nations, especially the smaller ones amongst us, are held in its right context and given support by you, the leader of the Global South. ग्लोबल साउथ का लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है, यानी इंडिया को बताया जा रहा है। जो लोग पापुआ न्यू गिनी के पीएम के दौरे का मजाक उड़ा रहे हैं और उसे छोटा देश बता रहे हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि पापुआ न्यू गिनी में 14 देशों के फोरम, जिसे FIPIC कहा जाता है, उसकी मीटिंग भी हुई है, क्योंकि फिपिक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे इलाके में भारत का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। फिपिक का मतलब क्या हुआ? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। इसके जरिए भारत पैसिफिक आइलैंड्स देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी फिजी की यात्रा पर गए थे, वहीं पर यह फिपिक बनाया गया था। फिपिक में फिजी और पापुआ न्यू गिनी के अलावा 14 देश हैं, जिसमें सोलोमन है, किरिबाती है, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स है, टोंगा है, समोआ है। ऐसे ऐसे देश हैं जिनका आपने कभी नाम भी सुना होगा, जो साइज में भले छोटे हों, भारत से दूरी पर हों, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इन देशों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनमें से कई देशों में बड़े इकोनॉमिक जोन है। फिपिक के जरिए भारत पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने हितों की रक्षा करने में जुटा हुआ। आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि न्यूजीलैंड के पीएम तो पापुआ न्यू गिनी सिर्फ इसलिए गए कि उन्हें पीएम मोदी से मिलना था। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस हिपकिंस ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा इसलिए तय किया था क्योंकि वहां पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा कैंसिल कर दिया और जापान से ही वापस अमेरिका चले गए, तो न्यूजीलैंड के पीएम के पापुआ न्यू गिनी आने पर बहुत डाउट होने लगा कि वो आएंगे भी या नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के पीएम ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वो पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। ये है आज की डेट में इंडिया की पावर। जो बाइडेन आता है गले लगा लेते हैं। न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर दौड़ा दौड़ा आ रहा है कि भैया मिल लें एक बार मोदी जी से, कोई पैर छू ले रहा है। जिस इलाके में पापुआ न्यू गिनी जैसे देश हैं, वो पूरा इलाका ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की अहमियत को समझता है, इसलिए वो पीएम मोदी को सम्मान दे रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भी सम्मानित किया। फिजी ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। यह सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया और कहा कि उनका नहीं, भारत के लोगों को सम्मानित करने जैसा है। अच्छा, पीएम मोदी हर जगह कह देते हैं कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा, इंडिया का हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अंदर इतनी आग लगती है कि उनको नरेंद्र मोदी का ही सम्मान दिखता है, उनको पीछे इंडिया का झंडा ये दिखता ही नहीं है। चलिए ये मान लेते हैं कि पापुआ गिनी एक छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका तो छोटा देश नहीं है ना।
आप देखिए, सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहा है भाई। जो बाइडेन ने G7 समिट में नरेंद्र मोदी से कहा कि पीएम मोदी की अमेरिका में इतनी लोकप्रियता है कि लगता है कि वो भी पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ले ले। बाइडेन ने बताया कि जब से लोगों ने सुना है कि पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर आ रहे हैं, तब से हर कोई मोदी से मिलने के लिए आना चाहता है उस कार्यक्रम में। जो बाइडेन बोल रहे हैं कि पीएम मोदी के दौरे से लोग उत्साहित होकर फोन कर रहे हैं कि भाई हमको भी बुला लीजिए उस डिनर में, हमको भी बुला लीजिए। मूवी स्टार फोन कर रहे हैं, रिश्तेदार किसी किसी के फोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने मेरी टेंशन बढ़ा दी भाई, किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये आलम है। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है भाई ऑटोग्राफ दे दो आप, इतना पॉपुलर तो हम भी नहीं है। हमने आपको बताया था कि G7 की बैठक में नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की के सामने हिंदी में अपना बयान पढ़ा। अब इसे लेकर भी कई लोग ये मजाक उड़ाने लगे कि ज़ेलेंस्की के सामने हिंदी बोल रहे हैं, क्या उसे समझ में आएगी? क्योंकि उनको तो मोदी विरोध करना है। पीएम मोदी बयान पढ़कर क्यों बता रहे हैं? क्या इतनी सी बात भी बिना पढ़े नहीं कही जा सकती है? जो लोग इस तरह के तर्क दे रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि डिप्लोमेसी में लिखित बयान ही पढ़े जाते हैं मोस्टली। जिन लिखित बयानों में नपी तुली बात होती है, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक भी बात इधर उधर हो जाती है तो गलत मायने निकालने वाले हमेशा बैठे रहते हैं। हाँ, एक वो दौर भी था, एक ऐसी सरकार भी थी जिसमें ग्लोबल मंच पर जाकर लोग पुराना भाषण और गलत भाषण पढ़ के चले आते थे, लिखा भाषण भी गलत पढ़ के चले आते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं। दूसरी बात यह कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अपनी ही भाषा में दूसरे नेताओं से बात करते हैं। क्यों? जहां जहां जाएंगे वहां की भाषा सीखेंगे। चीन जाएंगे तो क्या चाइनीज सीखेंगे, क्या मैंडरीन सीखेंगे? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करनी है तो यूक्रेनी भाषा सीखेंगे, फिर पुतिन से बात करने जाएंगे तो रशियन सीखेंगे। दिन भर यही काम बचा है। ट्रांसलेटर फिर किसलिए होता है? तो वहां नरेंद्र मोदी ने भी ट्रांसलेटर रखा हुआ है। लिखित बयान की ट्रांसलेट की हुई कॉपी भी दूसरे नेताओं के पास रहती है। इसलिए इन बातों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए सिर्फ इसलिए कि मोदी से दिक्कत है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते इंडिया का विरोध क्यों करने लग जाते हो भाई? इतनी क्या अंदर से हड़बड़ी है कि कैसे इनको अपमानित कर दें? वहां लोग पैर छू रहे हैं, फैन हुए जा रहे हैं, यहां इनको जो है लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। गजब ही हाल चल रहा है। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की के सामने क्या कहा। पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट विषय पर बात चल रही है, लेकिन लोग यहां उसका भी मजाक बना रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस मिशन पर निकलते हैं, जो टारगेट तय करते हैं, वो पूरा करके आते हैं। पीएम मोदी के इस विदेशी दौरे का आखिरी पड़ाव ऑस्ट्रेलिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। आज जब पीएम मोदी सिडनी एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ। हाथ में तिरंगा लेकर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस वक्त मोदी के नारे लग गए, भारत माता की जय के नारे लगे। अब कुछ लोगों को यह भी पसंद नहीं आए। पीएम मोदी खुद भारतीय समुदाय के पास गए, उनसे हाथ मिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। एक बार वहां का माहौल देखिए। बिल्कुल हो जाए, जोरों से।
दुनिया आज भारत की तरफ न सिर्फ देख रही है, बल्कि भारत में आज बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण ग्लोबल मीटिंग्स भी हो रही है। साल 2023 के लिए भारत दुनिया के 20 ताकतवर देशों के समूह G20 का अध्यक्ष है और भारत में साल भर G20 की अलग अलग विषयों पर बैठकें चल रही है। ऐसी ही एक बैठक श्रीनगर में हो रही है। G20 के तीसरे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में हो रही है। 22 मई से 24 मई तक यह बैठक श्रीनगर में चलेगी। G20 देशों के 60 डेलीगेट समेत 180 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। जो लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं बचेगा, उन लोगों के सीने पर आज का नया कश्मीर देखकर सांप लौट रहा होगा। श्रीनगर पहुंचे G20 देशों के प्रतिनिधियों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी किया गया। इस बैठक के लिए श्रीनगर को ऐसे सजाया गया कि जो देखता वो बस देखता ही रह जाए। अच्छा, ये जो लोग पहुंचे, इनको भी तो उस जमाने में नैरेटिव यही सेट किया जा रहा था ना दुनिया भर में, जो एजेंडाधारी हैं, जो विदेशी मीडिया है, कि बताइए कश्मीर को दबा रहे हैं, वहां इंटरनेट बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी का अपना तरीका है, वो लेके आए, बोले यहीं कराओ, श्रीनगर लेके जाओ, इनको श्रीनगर दिखाओ और दिखाओ कि वहां पर जहां टेररिज्म की बात होती थी वहीं तुमको रख रहे हैं, वहीं तुमको घुमा रहे हैं। देखो श्रीनगर को क्या बना दिया, देखो कश्मीर को क्या बना दिया। हो गया सबका मुंह बंद। यहां जो बोलने वाले थे वो भी बंद, जो वहां गए वो बोले अरे ये तो ठीक बात है यार, कुछ दिन इंटरनेट बंद हुआ लेकिन यहां तो कमाल की बात है। तो ये डबल ड्यूअल मैसेज जा रहा है। श्रीनगर में हो रही G20 की बैठक से पाकिस्तान और चीन अलग परेशान है। ये दोनों ही देश इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। चीन का कहना है कि जहां G20 की बैठक हो रही है वो विवादित इलाका है, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान भी यही बात कह रहा है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के इन बयानों से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और G20 की बैठक पूरी शान के साथ जम्मू कश्मीर में चल रही है। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस बैठक से दुनिया जम्मू कश्मीर को नई नजर से देखेगी। दुनिया को पहली बार वो कश्मीर दिख रहा है जहां आतंकवाद नहीं है, जहां अलगाववादी और पत्थरबाज नहीं है, वो कश्मीर जहां विकास की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। G20 बैठक से कश्मीर में क्या क्या बदल सकता है आप वो समझिए। यहां आर्थिक विकास होगा, टूरिज्म का प्रचार होगा, फिल्म टूरिज्म पर चर्चा होगी, जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, छात्रों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। वैसे ही टूरिज्म रिकॉर्ड पे चल रहा है। अब ये सब होगा तो लोगों को भी विश्वास बनेगा, भाई इतना बड़ा बड़ा समिट हो जा रहा है तो क्यों ना हम भी चलें। ये है वो कश्मीर जो बनाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर कुछ लोग हर चीज में माचिस मारने में लगे रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि अब पब्लिक सब समझ रही है। वो माचिस मारते हैं, उधर से पब्लिक पानी डाल देती है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताता हूं कि नई संसद की खुदाई में हैरान करने वाला क्या सामान निकला और राष्ट्रपति के कांग्रेसी अपमान का इतिहास बताने वाला चैप्टर भी खोलूंगा। अट्ठाईस मई को भारत को नई संसद मिलने जा रही है। यह अब तक की दुनिया की सबसे हाईटेक और सबसे बड़ी संसद में से एक होगी। पिछले कई सालों से देश में नई संसद की मांग हो रही थी। पुराने संसद भवन के कमजोर और जर्जर स्थिति को देखकर साल 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने नई संसद को बनाने का प्रोजेक्ट भी पास किया, लेकिन शुरू नहीं किया। फिर साल 2020 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और कांग्रेस सरकार से कम बजट में इसे तैयार भी करवा दिया। लेकिन अब जैसे ही इसके उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ अपने एजेंडे के तहत नए संसद भवन के उद्घाटन पर अब पॉलिटिक्स कर रही है। जब से नई संसद भवन का काम शुरू हुआ है, तब से कांग्रेस इसके जरिए पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक ही कर रही है। इस बार कांग्रेस ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का इस्तेमाल कर लिया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिख रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। यह राहुल गांधी लिख रहे हैं। डालिए ट्वीट, दिखाइए लोगों को। यह वही कांग्रेस है जिसके कुछ नेता कुछ समय पहले तक बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें अपमानित करने के लिए बुराई का प्रतीक और चमचागिरी करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। और आज जब एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर अटैक करना है, तो वही कांग्रेस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का इस्तेमाल कर रही है कि अरे देखिए राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए उद्घाटन। यह वही कांग्रेस है जो अपने दौर में राष्ट्रपति को कुछ जैसे समझती ही नहीं थी। कांग्रेस ने किस तरह देश के कई राष्ट्रपतियों का अपमान किया,
आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। आपको जानना चाहिए कि ये लोग कितना वाकई राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं। जिस कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को कई बार अपमानित किया, वो आज अपनी राजनीति के लिए राष्ट्रपति की गरिमा पर ज्ञान दे रही। वैसे कांग्रेस किसी न किसी बहाने से संसद भवन के निर्माण को लेकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी ही हुई है। जैसे आपको याद होगा, नए संसद भवन की आधारशिला रखने के टाइम कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि मोदी देश के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। फिर कहा कि नरेंद्र मोदी तो अपना घर बनवा रहे हैं। नहीं याद है, बोल रहे थे कि मोदी जी का बंगला बन रहा है। पिछले साल जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशाल राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया, तो कांग्रेस के नेता बोलने लगे कि मोदी जी ने अशोक स्तंभ के शेरों का स्वरूप बदलवा दिया, अब हिंसक शेर लगा दिए हैं, जैसे शेर निकल के काट ही लेगा। फिर कांग्रेस के जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए, तो अब उद्घाटन को लेकर कह रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से नहीं बल्कि राष्ट्रपति जी से करवाओ। अरे भाई, देश की नई संसद है, पहले कहे मोदी जी का बंगला बन रहा है, तो आपके हिसाब से मोदी जी का बंगला बन रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन, फिर बैठिए शांति से। लेकिन अब बोलना पड़ रहा है कि संसद भवन बन रहा है, तो अब क्या करें? मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन कर देंगे तो इनको लगता है 2024 का चुनाव जीत जाएगी। तो अच्छा, एक काम करो, राष्ट्रपति जी का नाम ले आओ, राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए। भाई, ये नई संसद है, अकेले पीएम मोदी या बीजेपी के सांसद नहीं बैठेंगे, आप भी बैठोगे, पूरा कांग्रेस विपक्ष सब बैठेगा। इसमें सभी सांसदों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बेहतर तरीके से काम करने की व्यवस्था की गई, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स चल रही है। नए संसद भवन को लेकर क्या नियम है ये आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि कांग्रेस ने अपने दौर में किस तरह देश के कई राष्ट्रपतियों का अपमान किया था। और शुरुआत इंदिरा गांधी के दौर से करता हूं। भाई, इतना राष्ट्रपति जी का सम्मान है तो जरा इनका इतिहास भी जानना चाहिए ना। 1982 में इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्री यानी ज़ैल सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वो निर्विरोध देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, जिसमें सेना स्वर्ण मंदिर में गई, इसमें राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह बहुत आहत हुए और खुद स्वर्ण मंदिर की हालत देखने अमृतसर चले गए। ज्ञानी ज़ैल सिंह के इस फैसले से इंदिरा गांधी बताया जाता है बहुत नाराज हुई। पूरी कांग्रेस में यह बात फैल गई कि राष्ट्रपति ज़ैल सिंह इंदिरा सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग राष्ट्रपति को इतना बड़ा पद मानते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते थे, लगता है। इसके बाद अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। इस दौरान देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए और केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। इस सब को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ैल सिंह को दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड और गाड़ियों को भेजना पड़ा। इससे राजीव गांधी और पूरी कांग्रेस बहुत नाराज हो गए। उस समय राजीव गांधी के करीबी एक कांग्रेसी सांसद के तिवारी ने राष्ट्रपति भवन को आतंकवादियों की शरण स्थली बता दिया। संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। एक राष्ट्रपति की तुलना आतंकवादियों से करना पूरे देश का अपमान था। यह है राष्ट्रपति को लेकर उस कांग्रेस की सोच, जिसको आज ध्यान आ रहा है कि अरे राष्ट्रपति जी से संसद भवन का उद्घाटन कराना चाहिए। एक और किस्सा आपको बताता हूं। साल था 1975, जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी। रातों रात सब बदल गया था, देश में तानाशाही शुरू हो गई। उस समय देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने इंदिरा गांधी के आदेश पर 25 जून की रात को इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत किए थे। इंदिरा गांधी रात को ही राष्ट्रपति भवन पहुंच गई और राष्ट्रपति के साइन करवा लाई। तब उनकी आलोचना में इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक कार्टून बहुत चर्चित हुआ था। ये कार्टून था वो, इसमें फखरुद्दीन अली अहमद बाथटब में नहाते हुए दिखाए गए थे और इमरजेंसी के ऑर्डर पर साइन करते हुए नजर आ रहे। देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि कैसे राष्ट्रपति से नहाते नहाते इमरजेंसी के ऑर्डर पर साइन करा लिया गया। ये उस वक्त अखबार में छपा था। ये राष्ट्रपति के पद का सम्मान था कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये आज बता रहे हैं कि अरे राष्ट्रपति के पद का अपमान किया जा रहा है क्योंकि उनसे नया संसद भवन उद्घाटन नहीं कराया जाता। अच्छा, इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि इफ देयर आर एनी मोर ऑर्डिनेंसेस जस्ट आस्क देम टू वेट। मतलब और ऑर्डिनेंस हैं तो थोड़ा मुझे नहा तो लेने दो, उसके बाद साइन कराना। ये इस देश में राष्ट्रपतियों का हाल रहा है। इंदिरा गांधी के दौरे में एक राष्ट्रपति का कितना सम्मान था दौर में, ये आप इस कार्टून से समझ सकते हैं। इसी तरह से आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही उदाहरण देख लीजिए, जो महान वैज्ञानिक और अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे।
साल 2007 में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद देश भर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फिर से राष्ट्रपति बनाने की मांग उठी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे नहीं माना और देश की भावनाओं को नजरअंदाज करके अपनी राजनीति को तरजीह दी। इसके सब पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि राष्ट्रपति कलाम ने कांग्रेस के एक बिल को रद्द कर दिया था। इसमें एक व्यक्ति 2 लाभ के पद पर रह सकते थे, तो राष्ट्रपति ने कैंसिल कर दिया कि एक व्यक्ति 2 लाभ के पद पर कैसे रहेगा, तो कैंसिल कर दिया। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद भी थी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी की चेयरपर्सन के पद पर भी। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता था। डॉक्टर कलाम की वजह से सोनिया गांधी को यह पद छोड़ना पड़ा। इसी नाराजगी के चलते साल 2007 और 2012 में कांग्रेस ने डॉक्टर कलाम को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। एक महान और काबिल शख्सियत को लेकर यह था सम्मान, और आज बात हो रही है राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिल रहा। बॉस, आप यह भी याद कीजिए कि इस साल बजट सत्र के शुरुआत में कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को बॉयकॉट कर दिया। उस समय राहुल गांधी कश्मीर में पैदल यात्रा कर रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के तमाम नेता संसद भवन में नहीं आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही है। और सुनिए, कांग्रेस के नेता उदित राज ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, वो भी देखिए। उदित राज ने एक ट्वीट में लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। यह ट्वीट उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुजरात दौरे पर किया, जहां उन्होंने गुजरात के नमक उत्पादन पर अपनी बात कही। अगर इतना ही सम्मान था राष्ट्रपति का तो उदित राज को हटाते। उदित राज तो आज भी कांग्रेस में। अब जब नए संसद भवन की बात हो रही है, 28 जून को पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन करने वाले, तो अब कांग्रेस राष्ट्रपति मुर्मू के नाम का इस्तेमाल कर। वैसे भी संसद भवन के उद्घाटन को कौन करेगा, यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के उद्घाटन का निमंत्रण दिया है, इसलिए पीएम उद्घाटन कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस को इससे आपत्ति है तो राष्ट्रपति के जरिए पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस और विपक्ष जिस तरह से नए संसद भवन को लेकर भूमिका बना रहे हैं, उससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस नए संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट करने वाली है क्या? क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। 28 मई को ही वीर सावरकर की जयंती भी है। कांग्रेस का कहना है कि सावरकर की जयंती पर नई संसद का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। कांग्रेस के कई सांसदों का भी यही कहना है कि उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर संशय। जो नया संसद भवन बन रहा है उसको लेकर विवाद क्या है वो तो आपने देख लिया, लेकिन उसकी खासियत भी आपको बता देता हूं। नई संसद को अगले 150 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसको इतना मजबूत बनाया गया है। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी है। इसमें बिजली की खपत 30% तक कम होगी। सिटिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले 150% ज्यादा है। लोकसभा में 888 सदस्य बैठ पाएंगे और राज्यसभा में 384 सदस्यों की जगह है। संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसद बैठ सकते हैं, ऐसा संसद भवन तैयार किया गया। नई संसद पूरी तरह से डिजिटल होगी। लोकसभा, राज्यसभा हाई क्वालिटी ऑडियो, वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस होगा। नई संसद में संविधान हॉल, पुस्तकालय, कमेटी रूम और कैंटीन भी मौजूद है। यह है नया संसद भवन। इस पे भी गर्व होना चाहिए, लेकिन यहां भी वही प्रॉब्लम। दिख रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी। संसद भवन दिख ही नहीं रहा, देश में कुछ अच्छा हो रहा है दिख ही नहीं रहा। नरेंद्र मोदी क्रेडिट न ले जाएं, बस इसी की टेंशन है। पाठशाला में अब कर्नाटक का चैप्टर, फ्री का वो सामान जो आपको लाखों के कर्ज में डाल देगा, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वो सीक्रेट प्लान जो क्या नरेंद्र मोदी को हरा सकता है, आज उसकी भी बात हो। कांग्रेस का अगर आपको राजनीतिक डबल स्टैंडर्ड देखना है तो कर्नाटक में देख लीजिए, जहां इन्होंने नई नई सरकार बनाई, जहां इन्हें यह देखना चाहिए कि चुनाव से पहले किए गए वादे कैसे पूरे होंगे, कितना खर्च आएगा,
कितना कर्ज बढ़ेगा, वहां हो क्या रहा है कि गोमूत्र से विधानसभा का शुद्धिकरण करवाया जा रहा है। भाई, यह तस्वीर उसी शुद्धिकरण की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बाल्टी गोमूत्र लेकर आज कर्नाटक विधानसभा पहुंचे। गोमूत्र छिड़क छिड़क कर विधानसभा को पवित्र किया गया, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने कह दिया था कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार से विधानसभा को प्रदूषित कर दिया है और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो विधानसभा का गोमूत्र से शुद्धिकरण किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि डीके शिवकुमार पर खुद आय से अधिक संपत्ति के मामले सीबीआई का केस चल रहा है। वो भाई साहब जो है दूसरे पे आरोप लगाकर और गोमूत्र से शुद्धिकरण करा रहे हैं। दूसरी बात तो यह है कि गोमूत्र से शुद्धिकरण वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद चुनाव से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आए तो कर्नाटक में गोहत्या कानून को रद्द कर देंगे। तो जो कह रहे हैं कि भाई गोहत्या कानून को कैंसिल करेंगे, गोहत्या हो पाएगी, वो गोमूत्र को इतना पवित्र मान रहे हैं कि उससे विधानसभा को पवित्र कर रहे हैं। वाह! कांग्रेस के इस पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताता हूं। चुनाव से पहले सिद्धारमैया ने कहा था कि द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 बिना जरूरत के लाया गया था। इस विधेयक से उन लोगों के साथ अन्याय हुआ जो मवेशी पालते हैं। सत्ता में आने पर हम इसे हटा देंगे और 1964 के कानून को वापस लाएंगे। कर्नाटक में 1964 से प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड कैटल प्रिवेंशन एक्ट है। साल 2020 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इसमें बदलाव किया, जिसके मुताबिक गाय, बछड़ा, भैंस, बैल की खरीद और बिक्री और हत्या पर बैन लगा दिया गया था। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए का फाइन है। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इसी कानून को बदलना चाहती है। इनके डबल स्टैंडर्ड का एक और उदाहरण देखिए कि यही लोग कहते हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं। ये लोग पीएम मोदी को तानाशाह, हिटलर और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब खुद सत्ता में आते हैं तो क्या करते हैं, यह भी देख लीजिए कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। वहां एक सरकारी टीचर ने फ्री वाली पॉलिटिक्स पर सवाल क्या उठाए, उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। यह तस्वीर शांता मूर्ति एमजी की है, जो चित्रदुर्ग जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है। शांता मूर्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें कर्नाटक की आर्थिक हालत और राज्य पर कर्ज कैसे बढ़ा उसके बारे में लिखा। कन्नड़ भाषा में लिखी इसी पोस्ट में क्या क्या लिखा है वो सुन लीजिए। एसएम कृष्णा जब मुख्यमंत्री थे तो कर्नाटक पर 3,590 करोड़ रुपए का कर्ज था। धर्म सिंह के सीएम रहते 15,635 करोड़ रुपए का कर्ज आया। एचडी कुमारस्वामी के कार्यकाल में 3,545 करोड़ रुपए का कर्ज आया। येदुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते 25,653 रुपए का करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा। सदानंद गौड़ा के कार्यकाल में 9,464 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा। जगदीश शेट्टार के सीएम रहते 13,464 करोड़ रुपए का कर्ज, जबकि सिद्धारमैया के कार्यकाल में 2,42,000 करोड़ का कर्ज रहा। शांता मूर्ति को चिंता थी कि भाई इतना कर्ज बढ़ता जा रहा, तो उन्होंने पोस्ट लिख दिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सिद्धारमैया के कार्यकाल में कर्नाटक पर सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ गया। इस पोस्ट में आगे लिखा कि एसएम कृष्णा से लेकर जगदीश शेट्टार के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य पर कुल कर्ज था 71,351 करोड़ रुपए, जबकि सिद्धारमैया के अकेले के कार्यकाल में यह कर्ज बढ़कर 2,42,000 करोड़ रुपए हो गया। इससे साबित होता है कि मुफ्त के वादों की घोषणा करना सिद्धारमैया के लिए कितना आसान है। इसी पोस्ट के बाद शिक्षक शांता मूर्ति एमजी को सस्पेंड कर दिया गया। चित्रदुर्ग जिले के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर होसदुर्ग तालुका के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि शांता मूर्ति को सस्पेंड कर दीजिए। शांता मूर्ति ने कर्नाटक सिविल सर्विस रूल्स 1966 का उल्लंघन किया। शांता मूर्ति के खिलाफ आगे कार्रवाई करने से पहले विभागीय जांच भी की जाएगी। जिस मुफ्त वाली राजनीति की बात करने पर कर्नाटक में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया, उसकी सच्चाई आपको बताता हूं। कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त के जो वादे किए, एक बार उनको सुनिए। भाई वो आदमी ऐसे ही टेंशन नहीं ले रहा, उसको दिख रहा कि इतना कर्जा है और ये लोग कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपए महीना देंगे 2 साल तक। बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए महीना देंगे 2 साल तक। घर चलाने वाली महिलाओं को 2,000 रुपए महीना देंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार में हर सदस्य को 10 किलो राशन फ्री मिलेगा। हर महिला के लिए सरकारी बस से सफर फ्री होगा। 5 प्रमुख वादे कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से किए।
लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए जो रकम खर्च होगी आपको वो भी बताता हूं। यही बात शिक्षक शांता मूर्ति भी कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया। जो कांग्रेस ने वादे किए, ये आपको कर्नाटक का बता रहा हूं, मुफ्त के वादों का खर्च। और इसीलिए कोई भी आदमी टेंशन में आएगा। आपको तो लग रहा फ्री में मिल रहा है, अभी वो फ्री जो है वो आपके ऊपर कितना कर्ज बनेगा वो भी बताऊंगा। 50,000 करोड़ रुपया ये सालाना खर्च आएगा, बताया जा रहा है कि जो फ्री के वादे किए गए। यानी अगर 5 साल सरकार चली तो 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ खर्च हो जाएंगे फ्री की योजनाओं को पूरा करने। 2.5 लाख करोड़ रुपए। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि यह वो राज्य है कर्नाटक जिस पे कर्ज ऑलरेडी मौजूद है। कितनी रकम कर्ज की किस्त चुकाने में जाती है यह भी सुनिए। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्नाटक पर 5,64,000 करोड़ रुपए के कर्ज का अनुमान, जो कर्नाटक के स्टेट जीडीपी का 24% होगा। मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं तो 24 रुपया सिर्फ किस्त देने में चली जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए 14,179 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार को खर्च करने पड़े। और कर्ज के ब्याज को भरने के लिए कर्नाटक सरकार ने 29,395 करोड़ रुपए ब्याज के चुकाए। जबकि आप देखिए कि ब्याज पर जितना खर्च हुआ उससे कहीं कम सरकारी पेंशन पर खर्च हुआ। वर्ष 2022-23 में पेंशन पर सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी जितना आम आदमी को दिया उससे ज्यादा फ्री के नाम पर जो दिया उसका कर्जा चुकाने में चला गया। और ऐसे राज्य में कांग्रेस मुफ्त के वादों के दम पर सत्ता में आई और उन वादों को पूरा करने के लिए भी सरकार कर्ज लेगी, जो आखिरकार आम आदमी की जेब से लिया जाएगा। जबकि इस वक्त अगर आप सुनेंगे जो मैं आपसे कह रहा था, ये जो कर्नाटक का हाल है, प्रति व्यक्ति कर्ज जो है, मतलब एक आदमी पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है राज्य के, वो है 1,02,107 रुपए, 107 रुपीज। मतलब आपने कोई कर्ज न भी लिया हो तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है, एक तरीके से जिस तरह से वहां पर सरकार कर्ज में डूबी हुई। तो आप तो सोच रहे हैं फ्री में मिल रहा है, अरे भैया आप कर्ज में हैं। अब सोचिए कि आम आदमी पर कर्ज कितना बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, आपको फ्री दिख रहा है। ये जो हिडन कर्ज है ये आपको दिख ही नहीं रहा। इनका फोकस फ्री की रेवड़ी बांटने पर है, जबकि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे आम लोगों के लिए सुविधाएं बेहतर की जाए। जिस बेंगलोर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है, वहां पर एक लड़की की जान किस लिए चली गई आपको पता है? क्योंकि वो बेंगलोर शहर के एक स्पॉट पर पानी में फंस गई। जिस लड़की की मौत हुई उसका नाम भानु रेखा था और वो एक टेक कंपनी में काम करती थी। लड़की रविवार को अपनी कार से कहीं जा रही थी, कार में उसके परिवार के लोग भी थे। बेंगलुरु के केआर सर्किल के पास अंडरपास में उसकी कार फंस गई। तेज बारिश की वजह से अंडरपास पानी से भर गया। लड़की के परिवार के लोगों को फायर डिपार्टमेंट ने समय रहते निकाल लिया, लेकिन लड़की बच नहीं पाई। ये तो शहर का है कि पानी में डूब के लड़की मर गई। यानी राज्य कर्ज में डूबा है, लोग पानी में डूबे हैं। ले बांटो, फ्री में ले लो वोट। जब फ्रीबीज की राजनीति से ही चुनाव जीते जा रहे हो तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कौन करे? सच्चाई यह है कि अब फ्री के वादों से चुनाव जीतने का फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होने लगा है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में तो कांग्रेस ने बकायदा ऐलान कर दिया कि वो क्या क्या मुफ्त में देने वाली है। कांग्रेस के नेताओं ने वादे करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा ऑलरेडी कर दिया और 200 यूनिट तक हाफ रेट पर मिलेगी बिजली। हरियाणा में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कर दी है, हरियाणा में भी 500 रुपए में मिलेगा। एमपी में हर महिला को 1500 रुपए प्रति महीना देंगे। हरियाणा में बोल रहे हैं कि गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त में दे देंगे। एमपी में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हरियाणा में 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन का वादा कर रहे हैं। एमपी में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा कर रहे हैं, हरियाणा में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा कर रहे हैं। तो ये फ्री वाला तंत्र जो है, मंत्र जो है, वो चल गया है हिमाचल में, कर्नाटक में। अब इनको लग रहा है भैया हर जगह कर दो, बाद में देखेंगे, पहले हराओ ना, उसके बाद देखा जाएगा। फ्री पॉलिटिक्स के मॉडल को कांग्रेस जमकर अपना रही है
और इससे सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुफ्त वाले वादों के दम पर ही केजरीवाल ने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई और पंजाब में भी सत्ता हासिल की। इसलिए केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सुनिए केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे, वो भी कहते हैं हम महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है, तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है हम लोगों ने। आलम देखिए कि पब्लिक को सवाल पूछना चाहिए कि ये फ्री जो आप कर रहे हैं इनसे तो देश डूब जाएगा। यहां लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि ये फ्री वाला तो हमने शुरू किया था, ये लोग कॉपी कर रहे हैं। पब्लिक का पैसा तो जा रहा है, लेकिन आज फिलहाल बात करूंगा 2000 रुपए के नोट की। 2000 रुपए का नोट बैन हुआ तो गोल्ड सोना क्यों महंगा हो गया, और 2000 के नोट से पीछा छुड़ाने के लिए पब्लिक क्या क्या कर रही है, सुनिए जरा। आजकल जिसके पास ही 2000 का नोट है वो अलग ही टेंशन में कि इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए, कहां इसे खर्च किया जाए। कोई पेट्रोल पंप में 2000 का नोट निपटा दे रहा है, कोई अपनी सालों पुरानी उधारी इसी नोट से चुका दे रहा है, किसी ने पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीद कर 2000 का नोट निपटा दिया। अलग अलग तरीके हैं भाई, अलग अलग तिकड़म लोग लगा रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट लेके कौन बैंक जाए, इसको खर्च कर दो। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग अपने पास रखे हुए 2000 के नोटों से सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 3 दिन में 10 ग्राम सोने के दाम 10,000 रुपए चढ़ गए। इतना लोगों ने सोना खरीद लिया। कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप को बैंक समझ लिया है, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल भी भरवाना है तो 2000 का नोट लेके जा रहे हैं कि 2000 अब क्या करें, पेट्रोल डाल दियो, लो अब चेंज दो। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 3 दिन में पेट्रोल पंप पर 2000 के नोटों से भुगतान 4 गुना बढ़ गया। इसके अलावा लोग ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं तो कैश से पेमेंट करके 2000 के नोट को ठिकाने लगा रहे हैं। अब वो तो ले आया सामान, उसको दे रहे हैं, लो 2000 का नोट। अरे सर चेंज नहीं है तो मेरे पास भी 2000 है, क्या करो। अब वो बेचारा फंस गया, वो तो सामान ले आया है तो वहां 2000, मतलब लोग दिमाग लगा रहे हैं। कुछ लोग 2000 का नोट निकालने के लिए डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हवाला ट्रेडिंग यानी दस्तावेजों के बिना होने वाले लेन देन में अमेरिकी डॉलर का रेट 85 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 88 रुपए के करीब पहुंच गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो 2000 के नोट को 1900 रुपए में बदलने के लिए ऑफर की चर्चा भी शुरू हो गई। 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होने की घोषणा के बाद से अभी हुआ नहीं है, होगा उसके लिए ही अभी से सोचकर देश भर में पेट्रोल पंप चलाने वालों की परेशानी बढ़ गई। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2000 के नोट पर आए फैसले के बाद पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल पेमेंट की हिस्सेदारी 40% से घटकर 10% रह गई। अब लोग जाके ये नहीं कह रहे कि जरा दिखाना, वो डिजिटल पेमेंट कर देता हूं, सब 2000 का नोट दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर आने वाले 90% कस्टमर 2000 के नोट दे रहे हैं। अच्छा पहले भरवा ले रहे हैं, उसके बाद 2000 का नोट निकाल रहे हैं, वो भी अच्छा तो काम करो वापस खींच लो पेट्रोल। सर वो तो नहीं हो सकता, तो लो 2000 का नोट। जबकि 2000 के नोट बंद करने के फैसले से पहले नकद बिक्री में 2000 रुपए के नोटों की संख्या महज 10%। इसी वजह से कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप पर बकायदा नोटिस लगा दिया गया, जिसमें 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद होने का हवाला देते हुए लोगों को उन्हें बैंक में जमा करने की नसीहत दी गई है। तो लोगों को लिख रहे हैं कि हमको बैंक मत समझिए, पेट्रोल पंप को जाके बैंक में जमा कीजिए। कई जगह पेट्रोल पंप के मालिकों ने अपने कर्मचारियों को साफ कह दिया है कि वो ग्राहकों से 2000 रुपए ना ले, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेट्रोल भराने के लिए पहुंच गए लोगों की पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से बहस भी हो रही है। वो कह रहे हम नहीं लेंगे, वो कह रहे पेट्रोल दो। अगर कुछ लोग 2000 का नोट खपाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी एप्स का भी सहारा ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आरबीआई के फैसले के बाद ऐसे एप्स पर कैश ऑन डिलीवरी पर 2000 के नोटों का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है जोमेटो, उसने तो ट्वीट कर दिया कि शुक्रवार के बाद से उनके 72% कैश ऑन डिलीवरी
ऑर्डर्स यानी ऐसे ऑर्डर जिनके लिए सामान मिलने पर ग्राहक भुगतान करता है, उन पर 2000 के नोट के जरिए पेमेंट किया जा रहा है। अब वो जोमेटो वाला भाई आपका खाना भेजेगा कि इतना 2000 का नोट आ जाएगा कि वही डिलीवरी बॉय जाके पता चला बैंक में लाइन में लगा हुआ कि सर बदल दीजिए, सब 2000 का नोट दिया। तो ये हालत हो गई। लेकिन 2000 के नोट को लेकर और क्या चल रहा है ये आपको बताऊंगा। 2000 रुपए के नोट की बात हो रही थी, जिसे बदलने के लिए अलग अलग तरीके जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 2000 के नोट बदलने को लेकर हो रहे कंफ्यूजन के बीच आज आरबीआई के गवर्नर खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने या परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि 2000 के नोट को बदलने के लिए 30 सितंबर यानी 4 महीने का वक्त। आरबीआई ने एक दिन में 2000 के 10 नोट बदलने की छूट दे रखी है। इसके लिए कोई पहचान पत्र तक नहीं दिखाना होगा। वही बैंक खाते में जमा करने के लिए कोई लिमिट भी नहीं है। नोट जमा करने के लिए मौजूदा नियमों के तहत 50,000 रुपए या उससे अधिक राशि जमा करने पर ही पैन की जानकारी देनी होगी। आरबीआई ने बैंक्स के लिए नोट बदलने के लिए बैंकों को जरूरी काउंटर और दूसरी सुविधाएं देने के लिए निर्देश भी जारी किया है। आरबीआई ने साफ किया कि क्लीन नोट पॉलिसी यानी पुराने या खराब हो चुके नोटों को बदलने की पॉलिसी के तहत 2000 के नोट वापस लेने का कदम उठाया गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों में पर्याप्त नोट मौजूद हैं, इसलिए लोगों को नोट बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी लोग अब सोच रहे कौन बैंक जाए, तो इधर उधर आ रहे हैं।